हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले उत्तल दर्पण में जो दर्पण सूत्र होता है उसी को हम लोग साबित करेंगे। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हाँ, तो जैसे प्रश्न दिया रहेगा कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करें। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/q। हम लोग इससे पहले अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित किए थे। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र किस तरह से साबित किया जाता है। तो ये देखिए उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में सबसे पहले ये उत्तल दर्पण है और हम उत्तल दर्पण में ध्रुव और अनंत के बीच कोई वस्तु रखे हैं, है ना। मतलब कि जो जो भी इसमें किए हैं उसको हमको लिखना होता है। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लिए और उसके बाद हम उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव अनंत के बीच एक वस्तु रखे हैं जिसका प्रतिबिंब जो है, यानी कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है, यानी कि फोकस, और उसके बाद ध्रुव के बीच बना है। तो जो भी एक क्रिया हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है। माना कि एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है। उसके बाद क्या है कि जिसके सामने जिसमें सबका परिचय देते हैं, जिसमें ओए कोई वस्तु है जो दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच है। दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के, मतलब माना कि एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें ओए कोई वस्तु है जो ध्रुव और अनंत के मतलब कि जो दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच स्थित है। और यह जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच बना है। यानी कि लिखेंगे जिसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस कहे तो F लिख सकते हैं इसको, और ध्रुव कहे तो P लिख सकते हैं। तो ध्रुव P और फोकस F के बीच जिसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कौन है? DE है। DE ध्रुव P और फोकस F के बीच बना है ना। अब देखिए, अब बना है तो इसमें हम लोग लिख दिए कि आने की सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लिए और उत्तल दर्पण लेने के बाद हम दर्पण के सामने जो है ओए कोई वस्तु रखे, और ओए वस्तु लेने के बाद जो सामने रखे उत्तल दर्पण के, जिसका प्रतिबिंब D है और जो फोकस और ध्रुव के बीच बना है। और वो भी वस्तु की अपेक्षा लिख सकते हैं इसको, जो वस्तु की अपेक्षा क्या है? सीधा। वस्तु की अपेक्षा सीधा तथा ये बड़ा है तो ये छोटा, सीधा तथा छोटा है। हमको इस तरह से लिखना है, तभी मतलब कि अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर दिया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम जो उत्तल दर्पण में सबसे पहले क्या किए कि एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण माने जिसमें ओए जो है कोई वस्तु जो दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के, जो दर्पण के सामने यानी कि ये ध्रुव है और ये अनंत के बीच यानी कि इसकी स्थिति है, और जिसका प्रतिबिंब D है, जो कि ध्रुव और F के बीच बना है, जो वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा है। अब जैसे कि अब देखेंगे कि वस्तु दूरी कौन है और प्रतिबिंब दूरी कौन है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ी चलेंगे वस्तु
दूरी। तो वस्तु दूरी हम जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है और लेंस में सभी दूरी प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। तो सबसे पहले लेंस है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु दूरी यानी कि जो ध्रुव है, ध्रुव से इधर है, तो वस्तु दूरी हम इसको कह सकते हैं पी ओ, और इसको हम सूचित करेंगे माइनस यू से। क्यों माइनस यू से करेंगे? क्योंकि हम इससे पहले चिन्ह परिपाटी में बताए थे कि जब भी दर्पण के बाईं ओर या तो लेंस के बाईं ओर जो भी दूरी होती है सभी ऋणात्मक होती है। तो ये देखिए दर्पण से बाईं ओर दूरी तो ये ऋणात्मक होगी। अब इसमें देखेंगे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी यानी कि P और D, यहाँ पर तो प्रतिबिंब बना है तो P और D जो क्या है? प्रतिबिंब दूरी, P D प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, प्लस भी से करेंगे क्योंकि ध्रुव से जो भी दाईं ओर दूरी होती वह धनात्मक होती है। अब इसमें देखेंगे कि अब इसमें प्रतिबिंब दूरी भी हो गया और फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी तो हो गया PF तो F लेंगे और वक्रता त्रिज्या कितना है? तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा P और C, जिसको हम 2F से भी सूचित कर सकते हैं या तो R से भी सूचित कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग परिचय दिए। उसके बाद हम लोग को इसके बाद चलना है कि बारी बारी से किस किस त्रिभुज में चलेंगे तब जाकर अब उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र साबित होगा। तो बारी बारी से चलेंगे। सबसे पहले त्रिभुज AOC और त्रिभुज DEC से चलेंगे, बारी बारी से चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। इसके बाद हम लोग त्रिभुज AOC और त्रिभुज DEC से चलते हैं। जैसे हम बोले कि अब चलेंगे त्रिभुज AOC और त्रिभुज EDC से, तो लिखेंगे 9 त्रिभुज AOC। त्रिभुज AOC का का मतलब कि AOC यानी कि यहाँ से ये जो त्रिभुज दिखा है AOC और त्रिभुज DEDC से, त्रिभुज EDC से। तो अब देखेंगे त्रिभुज AOC और त्रिभुज EDC में क्या कॉमन है, कौन सा कोण कॉमन है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें यह जो कोण है यह भी 90 डिग्री का कोण है और इसमें त्रिभुज AOC में भी यह 90 डिग्री का कोण है। तो कोई भी त्रिभुज का 90 डिग्री का कोण आपस में बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज AOC और त्रिभुज EDC में क्या है, तो कोण AOC बराबर होगा कोण EDC के, मतलब ये दोनों कोण कितना है 90 डिग्री का है। इस तरह से लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण EDC बराबर दोनों कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। जैसे कोण AOC मतलब कि कोण AOC और फिर बराबर कोण EDC मतलब कि इसमें ये दोनों त्रिभुज में कोण यह जो O है इसमें D है, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। अब ये कोण देख लिए। अब दूसरे कोण को देखते हैं। तो दूसरा कोण यानी कि जो त्रिभुज AOC है और फिर त्रिभुज EDC है, दोनों के लिए यह जो C कोण है दोनों के लिए कॉमन है। तो जब कॉमन है तो बड़े त्रिभुज के लिए भी कोण C है और छोटे त्रिभुज के लिए भी कोण C है। इसके कारण से दोनों त्रिभुज में यह कॉमन हो गया। तो इस कारण से दोनों त्रिभुज में तो यह जो C कोण होगा वह बराबर होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कोण ACO मतलब किस तरह से है ACO। तो इसमें छोटे त्रिभुज में चलेंगे ECD तो बराबर कोण ECD। मतलब देखिए इसमें C कोण बराबर है तो C को बीच में रखें और ये किस तरह से बराबर है, तो मतलब कॉमन है यानी कि उसको उभयनिष्ठ हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें जो कोण C है यह छोटे त्रिभुज में भी है और कोण C जो है बड़े त्रिभुज में भी है। अब हम जानेंगे कि जो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब भी दो कोण अगर त्रिभुज के आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण जो होता है ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम इस तरह से लिए, यह समकोण त्रिभुज है, यह भी दोनों समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह से अगर हम समकोण त्रिभुज लिए, दो त्रिभुज लिए, तो इसमें हमको ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री का प्राप्त हो चुका है और ये भी 90 डिग्री का प्राप्त हो चुका है। और हम इस दोनों कोण के बारे में जानते हैं कि यह भी 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें तो 9 6 15 यानी कि 150 डिग्री हो चुका है, इसमें भी 150 डिग्री हो चुका है। तो यह भी 30 डिग्री का कोण होगा, यह भी 30 डिग्री का
कोण होगा। तो इसी तरह से जब दो कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज के तीसरा कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं शेष कोण। शेष कोण क्या, शेष कोण कौन बच गया, कोण ए और कोण ई बच गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण OAC, कोण OAC बराबर हो जाएगा किसके, कोण यानी कि DEC के, DEC क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण जो होगा आपस में बराबर हो जाएगा। तब देखिए कि इसमें जब कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण अगर बराबर है तो वह एक दूसरे के समरूप होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि त्रिभुज AOC जो है त्रिभुज EDC का समरूप है, वो भी किस तरह से, तो तीनों एंगल से मतलब तीनों कोण से। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, या तो लिख सकते हैं त्रिभुज AOC समरूप है, ऐसे लिखेंगे समरूप है त्रिभुज EDC, मतलब कि त्रिभुज AOC समरूप है त्रिभुज EDC का, किससे, तो तीनों कोण से, मतलब कि तीनों कोण समरूपता से। क्योंकि समरूपता का नियम हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी त्रिभुज है उसका अगर तीनों कोण जो है आपस में बराबर है तो वह एक दूसरे के समरूप होंगे। तो इस तरह से समरूप है, तो जब समरूप होंगे तो एक त्रिभुज का, यानी कि जैसे कि इस त्रिभुज का लंब है और इसका भी लंब होगा, ये दोनों का अनुपात जो होगा बराबर होगा, मतलब कि बड़े त्रिभुज का लंब और छोटे त्रिभुज का लंब, और मतलब कि जो बड़े त्रिभुज का आधार और छोटे त्रिभुज के आधार के अनुपात के बराबर होंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या कि मतलब कि AO मतलब कि इसका बड़े वाले कॉलम लिए, जैसे अब लेंगे इसका लंब, तो इसका लंब यानी कि AO हो गया। तो जब इसका लंब लिए तो इसका लंब भी लेना पड़ेगा ED किसके बराबर होगा, तो इसका जो मतलब कि आधार के अनुपात, दोनों त्रिभुज के जो आधार के अनुपात है उसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, सबसे पहले ऊपर में लिए थे बड़े त्रिभुज का, तो इसमें भी बड़े त्रिभुज का आधार लेंगे। तो बड़े त्रिभुज का आधार O से कहाँ तक है, C तक का है, तो O से C, और बटा छोटे त्रिभुज का जो आधार है D/C हो गया, तो हम यहाँ से जो है इसका मान भी पुट कर सकते हैं। OC मतलब क्या है, यानी कि यहाँ से OC, तो OC क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं OC बराबर, इधर लिखेंगे OC बराबर कुल दूरी क्या हो जाएगा, OP और प्लस PC, OP प्लस PC हो जाएगा। और उसके बाद OP का मान क्या है, OP जो है माइनस U और प्लस PC कितना है, तो PC जो है हम इसको PC यानी वक्रता केंद्र, इसको लिख सकते हैं PC, और फिर फोकस दूरी हो गया PF, और ये जो प्रतिबिंब हो गया कितना है PD है, PD, और उसके बाद PO तो वो है ही। तो PC क्या है, तो PC जो है वक्रता त्रिज्या, यानी कि हम R नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे 2F लिखेंगे। क्योंकि R हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हमको फोकस और प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी की बीच रिलेशन निकालना है, तो हम लिखे 2F। तो यानी कि OC के जगह हम -U प्लस 2F लिख सकते हैं। अब उसी तरह से हम DC भी निकाल सकते हैं, DC। तो DC का आने का मतलब कि यहाँ से इतना तक की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम पूरे PC में अगर PD घटा दें तो DC का मान निकल जाएगा। तो PC माइनस PD, तो PC का मान कितना है, तो PC जो है 2F है, और माइनस PD, तो माइनस PD का मान कितना है, -B हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पर हम इसका मान पुट कर सकते हैं AO/ED बराबर OC का मान कितना, -U प्लस 2F और बटा 2F माइनस B, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब जैसे कि हम एक त्रिभुज से चले, त्रिभुज AOC और त्रिभुज EDC से, उसी तरह से हम लोग चलेंगे अभी त्रिभुज BNF और त्रिभुज EDF से, मतलब कि बराबर, जैसे कि जिस तरह से चले तो यह भी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि इसमें भी देखिए BNF जो N जो कोण है वो 90 डिग्री का है और D भी कोण इसमें 90 डिग्री का है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर कि इसी तरह त्रिभुज BNF और
क्या ई डी एफ से, ई डी एफ से। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी एफ कॉमन है, एफ कॉमन मतलब कि एफ जो कोण है वह कॉमन है, और एन भी जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और डी भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम इसमें क्या लेंगे, फिर जैसे इस तरह इसमें लिए थे कि जो कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण ई डी सी, उसी तरह से हम इसमें भी ले सकते हैं कि कोण बी एन एफ और कोण ई डी एफ जो है 90 डिग्री के बराबर है। इस तरह से लेंगे कोण बी एन एफ बराबर हो जाएगा कोण किसका, ई डी एफ कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और इसमें भी देखिए जैसे इस त्रिभुज AOC और त्रिभुज EDC में जो कॉमन था कोण C, उसी तरह इसमें भी F कॉमन है कि नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण BFN जो कॉमन है कोण उसको बीच में रखेंगे, तो BFN रखें, तो फिर EFD रखेंगे, कोण EFD। ई भी क्या है, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि एफ जो कोण है यह दोनों त्रिभुज में, इसको भी हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण भी लिख सकते हैं, कोण भी कर देंगे, जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोण BFN। अब शेष बच गया, जब देख रहे हैं कि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं शेष, मतलब शेष कोण, इस शेष का मतलब कि शेष कोण है, तो शेष कोण कौन बच गया, इसमें तो B बच गया और इसमें E बच गया, तो लिखेंगे कोण NBF बराबर कोण DEF, और तीनों कोण जो हो गया बराबर हो गया। जब तीनों कोण बराबर है तो ये त्रिभुज मतलब कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि इस मतलब कि त्रिभुज BNF समरूप है त्रिभुज EDF का, किस से, तो तीनों एंगल से, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है, तो ए मतलब तीनों एंगल से, समरूपता से, तीनों एंगल से आने की समरूपता से लिख सकते हैं ना। तो ऐसा क्यों हुआ, जब समरूपता कब होता है, जब कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण अगर बराबर है या तो तीनों भुजा बराबर है तो वह एक दूसरे के समरूप होंगे, इस कारण से यह भी समरूप होगा। तो अब देखिए, अब जब समरूप होता है तो बड़े त्रिभुज का जो लंब होता है और छोटे त्रिभुज का लंब का जो अनुपात होता है वह बड़े त्रिभुज के आधार और छोटे त्रिभुज के आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, बड़े त्रिभुज में BNF है तो इसका लंब क्या है, इसका लंब जो है BN है, और छोटे त्रिभुज का लंब क्या है, ED है। और यह किसके बराबर है, तो मतलब कि यह आधार के अनुपात के बराबर, तो यानी कि NF बटा DF के बराबर है, DF के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि अगर जैसे कि NF और PF में दूरी दोनों बराबर होगी, कब बराबर होगी, तो हम पढ़े थे कि यह जो N है, अगर प्रतिबिंब मतलब कि यह जो जब अवतल दर्पण में पढ़े थे कि जब दर्पण का जो द्वारक होता है वो अगर छोटा है तो P जो है, N जो है मतलब कि B जो है P के नज़दीक होगा, तो इसी कारण से N भी P के काफ़ी नज़दीक होगा। तो जब नज़दीक होगा तो हम कह सकते हैं PF बराबर NF। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ थोड़ा सूक्ष्म लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे जब जगह कम है इस कारण से हम जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बहुत छोटा हो तो क्या होगा कि यह जो B जो है B P के नज़दीक होगा, B P के नज़दीक होगा, इसलिए P N जो है P के नज़दीक होगा। समझ गए ना कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो B जो है P का नज़दीक होगा, इसी कारण से P भी N के नज़दीक होगा। तो लिख सकते हैं PF बराबर NF, PF बराबर यानी कि PF बराबर NF।
और पी एफ बराबर एन एफ जब लिखे हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो एन एफ जो है उसके जगह पर हम पी एफ रख सकते हैं। तो फिर से चलेंगे तो बी एन अब बटा कितना ई डी, बी एन बटा ई डी, बी एन बटा ई डी। हम इसको एन एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एन एफ के जगह पी एफ अब बटा डी एफ। अब हम इसका मान पुट कर देते हैं, और मान पुट कर देते हैं। इससे पहले कि हम एक बार और देखते हैं कि यह जो बी एन है या इसका मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यह जो मतलब कि यह जो मुख प्रधान अक्ष है और यह जो किरण ए ओ है, ए बी है, वह एक दूसरे के समांतर है। और जब समांतर है तो जितना ऊंचाई पर ये ए ओ है उतना ही ऊंचाई पर एन और बी होगा। मतलब कि यह भी एक दूसरे के बी एन बराबर ए ओ हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यह एक दूसरे के समांतर है। तो लिखेंगे कि जब अगर लिखेंगे अगर ए बी ओ सी का के समांतर हो तो ओ बी ओ सी का समांतर हो तो आने की हो तो इसलिए आने की हो जाएगा ए ओ बराबर बी एन। अगर हम जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी रेखा, दो समानांतर रेखा इस तरह से, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर होगा ये दोनों के बीच उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। तो ये देखिए ये दोनों अगर समांतर रेखा है तो जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच यहाँ पर होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ए ओ बराबर बी एन हो सकता है। तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, यहाँ पर जो बी एन है हम इसको ए ओ बैठा देते हैं। तो लिखेंगे ए ओ बटा ई डी बराबर पी एफ बटा डी एफ, पी एफ बराबर पी एफ बटा डी एफ। तो अब हम इसका मान पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे कि पी एफ बराबर कितना होगा और डी एफ के बराबर कितना होगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए पी एफ बराबर पूछ रहा है तो पी एफ का मान कितना है, एफ है, और उसके बाद डी एफ पूछ रहा है। तो डी एफ बराबर कहने का मतलब कि डी एफ। तो डी एफ का मान कैसे निकल सकता है, तो अगर हम पी एफ पूरे लेके और पी डी घटा दें तो डी एफ का मान निकल जाएगा। तो पी एफ माइनस पी डी, तो पी एफ का मान एफ है और माइनस पी डी का मान कितना है, तो पी डी का मान भी है। तो बस हम पी एफ का मान एफ रखेंगे, इस तरह से हम बैठा सकते हैं। पी एफ का मान कितना एफ और डी एफ का मान कितना एफ माइनस भी। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए समीकरण एक जो है, समीकरण 1 है, इसमें देखिए एल एच एस जो है ए ओ बटा ई डी है, और इसमें समीकरण 2 में भी मतलब कि एल एच एस जो है ए ओ बटा ई डी है। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 का एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। इस कारण से हम ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना कर सकते हैं। तो इससे पहले कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड भर चुका है, हम अगले मतलब कि बताते हैं। तो इतना का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों का एलएचएस बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर क्यों करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है। तो बराबर है तो इसमें एलएचएस और दोनों का एलएचएस जो है बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो दोनों का आरएचएस बराबर ले लेते हैं, इस तरह से लेंगे। तो इसमें जो समीकरण 1 का एलएचएस है माइनस यू प्लस 2f बटा 2f माइनस भी, और समीकरण 2 का जो आरएचएस है उसका जो है f बटा f माइनस भी। अब इसको हम क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछी जो होता है उसको मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो f माइनस भी इंटू माइनस यू प्लस 2f, और ये जो है इधर चल जाएगा इक्वल में f इंटू 2f माइनस भी। अब इसको बारी बारी से गुना करेंगे।
तो एफ से पहले दोनों में गुना करेंगे तो यह जो है माइनस यू, और एफ से गुना करेंगे तो माइनस यू एफ, और फिर एफ से प्लस 2f में गुना करेंगे तो प्लस 2f तो पहले ही से, और एफ और गुना होगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस भी से गुना करना है तो माइनस भी और माइनस यू तो प्लस भी यू, और माइनस भी और प्लस 2f तो हो जाएगा माइनस 2v। इस साइड तो गुना हो चुका, उधर करेंगे तो f से जब गुना करेंगे दोनों में तो ये f गुने 2f तो 2f स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस vf। अब देखिए इसमें 2f और vf वाला को जो मतलब कि पक्ष है उसको चेंज कर देंगे। 2f स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको हम उधर लेकर चल जाते हैं, और माइनस 2vf जो है उसको भी उधर लेकर चल जाते हैं। तो इधर वाला जो पार्ट बच जाता है माइनस uf और प्लस vu। क्यों vu बचता है? क्योंकि 2f स्क्वायर हम इधर लेकर जा रहे हैं और माइनस 2vf भी उधर लेकर जा रहे हैं, तो यह जो है इक्वल है। अब इधर तो सेम ही रहेगा 2f स्क्वायर। इसका जो पार्टनर ये प्लस में, तो उधर जाने के बाद माइनस में 2f स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस vf है इधर से पहले से, और इसको माइनस 2vf को लेकर जा रहे हैं तो माइनस में इधर है, इधर में प्लस में 2vf। तो ये देखिए दोनों आपस में खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो इधर माइनस vf और प्लस 2vf, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस हुआ तो अब बड़ा वाला मान मानेगा, तो यानी कि प्लस 2vf माइनस vf हो जाएगा, ये माइनस 2vf तो हो जाएगा प्लस में vf, और इधर तो रह गया कितना माइनस uf प्लस vu। अब दोनों तरफ तो माइनस uf प्लस vu बच गया, और उसके बाद vf। तो अब करेंगे क्या? तो करना क्या है कि हम दोनों तरफ uvf से भाग दे देंगे, तब जाकर इस कंडीशन में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है यहाँ से, अब दोनों तरफ uvf से भाग देना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ uvf से भाग देने पर तो अब जब uvf से भाग देंगे तो माइनस uf है, उसमें भी uvf से भाग और प्लस vu है, इसमें भी uvf से भाग बराबर vf जो है इसमें भी हो जाएगा uvf से भाग हो जाएगा ना। तब देखिए इसमें कट क्या रहा है, तो इसमें u से u खत्म हो गया, और उसके बाद f से f खत्म हो गया, और उसके बाद इसमें u से u खत्म और v से v खत्म, और उसके बाद इसमें f से f खत्म और v से v खत्म। तो यहाँ जो बच गया माइनस 1/v, और इधर हो गया प्लस, बच गया यहाँ पर कितना 1/f, क्योंकि ऊपर नहीं कुछ तो 1 है और नीचे f बचा है, इक्वल में इधर कितना बच गया 1/u। तब क्या करेंगे, हमको साबित करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f तो इधर आ ले, बस इस v को हम इस साइड कर देंगे, तो इस साइड करेंगे तो यह जो है बस इधर बच गया 1/f इक्वल में 1/u तो पहले ही से, और v वाला माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यह था यह दर्पण सूत्र, और यह दर्पण सूत्र हम उत्तल दर्पण में साबित किए, और इसी को हमें प्रूव करना था, जो कि हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना होता है। उसके बाद डायग्राम में जिस चीज को किए, जो किए, कहाँ पर वस्तु रखे हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाए, उसको हम पहले पूरा करते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बारी बारी से उसका परिचय देते हैं कि वस्तु दूरी कौन है और प्रतिबिंब दूरी कौन है। और उसके बाद फिर त्रिभुज जो भी होता है उसको मतलब कि बारी बारी से हमेशा 2 त्रिभुज लेकर चलते हैं। और ये था दर्पण सूत्र साबित कर दी। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का जो फायदा है वो आपके दोस्त भी उठा सके और आपके अपने एग्जाम में कुछ अच्छा सा अंक प्राप्त कर सके। इस प्रश्न को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।